बोलो। तुमने बेईमानी की हदें तोड़ दी, लोगों का खून चूसा, रिश्वतें खाई। तुम समाजवाद और देश के नाम पर एक कलंक को। समाजवाद? हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में तो अवसरवाद है, जात पातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत को महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल, गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अरे भाइयों, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी करते हैं, सबसे पहले एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसके गुण और अवगुण देखते हैं, तब जाके कन्या की शादी करते हैं। ये वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, इसको किसी को भी उठाकर दे देते हो। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता हो। अरे ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप क्या करते हैं? बेचते अपना वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसको दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता हो। कभी अपने दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो हैं? अरे जब बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे के डाउन डाउन मुर्दाबाद? जिस दिन तुम इस मीन वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखो हमारे उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा है? ये आप ही के भेजे हुए हैं ना। अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे जब आज से 5 साल बाद इन्हें इलेक्शन लड़ना होगा तो पैसा कहां से लाएंगे? अरे यहीं से तो लाएंगे ना। अरे बोलिए बोलिए। आप कहते हैं हमने बेईमानी की है। हाँ, अरे हम कहते हैं हमने रिश्वत खाई है। कोई कहता है 12 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 16। आप जानते हैं हमने कितना कमाया है? 62 करोड़। 62 करोड़, 60 और 2। जरा सोचिए तो सही, जब 6 महीने में हमने 62 करोड़ रुपए कमाया है, हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोड़ रुपए कमाया होगा? अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सकते तो उन लोगों का कैसे लगा सकते हो? अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से हिसाब मांगो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है ये बेईमानी का पैसा कौन से रास्ते से होता है, बेईमानी का पैसा कौन से रास्ते से कमाया जाता है। अब हमें पता चल चुका है। आप लोग कहते हैं हम बेईमान हैं, आप लोग क्या कहते हैं? आप धर्म के अवतार, आप क्या कहते हैं? आप न्याय के देवता, आप क्या कहते हैं? आप ईमानदारी के पैगंबर। कोई कहता है धर्म के अवतार है, कोई कहता है न्याय के देवता है, कोई कहता है ईमानदारी के पैगंबर है। लेकिन हम क्या है? हम बेईमान हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? क्योंकि हम इनका कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना, इनका बांडा फोड़ सकते हैं, इसलिए तो हम इन बेईमानों के मुखिया बन गए। पर वो हमारी बेईमानी की कमाई गई कहां? क्या हम निकल गए? अरे बेईमानी का पैसा तो कोट भरकर सामने फूटता है, हमारे सामने फूट सकता था। हमारी बिटिया की शादी हुई, क्या हमें पता था? क्या हमने 10-20 लाख रुपए से तोहफा दे दिया? क्या 10-20 लाख रुपए दहेज में दे दिया? क्या सरकारी बैंड बाजा बजा? नहीं। क्या सरकारी गाड़ियां भागी? क्या सरकारी पेट्रोल फूका? नहीं। क्या सरकारी अफसर और पुलिस चपरासों की तरह इधर उधर भागे? नहीं। किसी को कानो कान भी खबर ना हुई, हमें भी शादी के बाद पता चला। क्यों? पूछे तो सही, क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री राम अवतार की बेटी की शादी नहीं, राम अवतार अज्जान की बेटी की शादी हुई थी। हमारे बेटे ने खुद गर्ज लोगों के चक्कर में आके शादी कर दी। क्या हमें 10-20 लाख रुपए दहेज मिल गया? क्या हमने अपने बेटे को 10-20 कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया? नहीं।
हमने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूछो क्यों? क्योंकि हम अपने देश में बेटावाद चालू करना नहीं चाहते थे। ज्यादातर भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटे से बेईमानी शुरू होती है। गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन तक गिरवी रख देते हैं, भगवान जी की दया से, जगन्नाथ जी की दया से। मगर हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया। ना बेटा घर में रहेगा, ना बेईमानी शुरू होगी। अरे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपको पता है? आपको पता है हमारे कमालपुर में अस्पताल नहीं है। हमारी छोटी बिटिया बिना दवा के तड़प तड़प कर मर गई। अरे अगर हम बेईमान होते तो उसे इसके इलाज के लिए उसे अमेरिका भेजते, उसे रूस भेजते, लेकिन वो मर गई। मगर हमारी अपनी पत्नी ने उसका अंतिम क्रियाक्रम भी हमें नहीं करने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम जैसे बेईमान बाप का उसको हाथ भी लगे, हमारा साया भी उस पर पड़े। आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने क्या क्या खोया है, किस किस से बिछड़ गए हम। वो सामने खड़ी क्रांति का झंडा लिए चंडी का रूप धारण किए हमारी पत्नी सुषमा, उससे पूछो, अरे उससे पूछो, मुख्यमंत्री बनने के बाद सोना तो एक तरफ, चांदी का छल्ला भी हमने उसे बना के दिया हो। क्या हमने जमीन खरीदी? नहीं। क्या हमने कोठियां बनाई? नहीं। तो फिर वो बेईमानी की दौलत गई कहां? भाइयों, उस कमाई का, उस दौलत का 1 रुपया भी हमने खर्च नहीं किया। एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। जानते क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे हमारी पत्नी एक दिन जनता की फौज लेकर हम पर चढ़ उठेगी, इसलिए हमने एक एक पैसे का हिसाब तैयार रखा है। उसे जनता के सामने हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सुषमा, तुम्हें कभी किसी के सामने अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन अखबार का चिट्ठा तुम हमारे मुंह पर मारकर चली गई। हमसे यह भी नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पूछती तो हम इसे बता देते। हाँ, हम बेईमान हैं। अरे हमने बेईमानों के साथ बेईमानी की है। अरे डाकों के घर में डाका डाला है। हम ये नहीं कहते कि राजनीति में सभी लोग बेईमान हैं, खराब हैं। कुछ शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम इस मंच से यही कहना चाहते हैं कि उन ईमानदार लोगों की जय जयकार करो, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं की सरकार बनाओ और लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो। और वो ईमानदार लोग भीख का प्याला लेके तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवाजे पर और उनसे विनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट स्वीकार करो। वो देखो आपके सामने बाल मुकुंद त्रिपाठी खड़े हैं। आधी जवानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजों की जेल में कट गई, लेकिन देश आजाद होने के बाद पॉलिटिकल पेंशन नहीं ली उन्होंने, मकान नहीं खरीदे, जमीन नहीं खरीदी। अवसरवादी लोग और बेईमान लोगों ने उन्होंने धक्के मार मार कर उनके घर में उन्हें बंद कर दिया। अरे ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालो, विधानसभा और लोकसभा में भेजो, इसी में देश का कल्याण है। आप लोगों में यही तो खराबी है। कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हो, सुनकर खुश हो जाते हो। ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे इसी भोलेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछे, हे राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपए कहाँ है? वो 62 करोड़ हम बैंक में रखा है और ये रही बैंक के लॉकरों की चाबियां। 62 करोड़ बैंक में है। अब कहो कि हम बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं, धोखेबाज हैं? बोलो। अरे जब लोगों को कुर्सी पर बैठाने का हक तुम्हारे पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फेंकने की ताकत और हक भी तुम्हारे पास होना चाहिए। ये रही आपकी कुर्सी और ये रही बैंक के लॉकरों की चाबियां। अरे भैया, हम तो एक नाई हैं। हमारा पैसा आदमी की शरीर की गंदगी को साफ करना है, दूर करना है। हम अकेले राजनीति की गंदगी को साफ नहीं कर सकते। ये गंदगी हम सब लोगों को मिलकर साफ करनी होगी। क्रांति कुमार जैसे क्रांतिकारी को करनी होगी, बाल मुकुंद त्रिपाठी जैसे गांधीवादियों को करनी होगी। आइए भाइयों, आज जनता की खुली अदालत में इन बेईमानों की किस्मत का फैसला भी हो जाना चाहिए। हरामजादे कमीने नेता लोग, सारा नीचे उतर,
घसीट लो इन रिश्वतखोर कमीने नेताओं को नीचे, पकड़ो सालों को।